आज हम लोग हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड्स में 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये चीज़ 12th में नहीं है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स तुम लोगों को ये चीज़ वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन वाइज रखने की इसमें कोई भी नीड नहीं पड़ती। हाँ, बट जो लोग सीबीएसई बोर्ड्स के हैं उन लोगों को ऑब्वियस है कि इस चीज़ को डेफिनेशन का एक एक कोना, एक एक कतरा सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये चीज़ आखिर बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री तुम लोगों का कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको नाम मात्र मुश्किल से एक आधी कोई न्यूमेरिकल रहा, जो कि हमारा ग्राफ होता है, एक लैंगमैन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एक गोल्ड नंबर, बस ये दो टॉपिक से रिलेटेड छोटे मोटे कोई न्यूमेरिकल मिले तो मिले, नहीं तो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों के पास एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस कम्प्लीटली आपका थ्योरी बेस्ड है। इसमें आप लोगों ने कितने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, कितने अच्छे से आपको चीज़ें याद हैं, बस ये उसी पे मैटर करता है और कुछ भी नहीं। तो सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में बांटा जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, जो पहला पार्ट सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा एडजॉर्प्शन का। ठीक है, कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। दूसरा पार्ट जो सरफेस केमिस्ट्री में आता है वो रहेगा आप लोगों के कैटालिसिस का। ठीक है, आपने कैटालिस्ट तो पढ़ा ही होगा, बस उसी कैटालिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। और तीसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे जो सरफेस केमिस्ट्री में आप लोगों का पढ़ते हैं वो है कोलाइडल स्टेट, या फिर मैं कहूँ कोलाइडल सॉल्यूशंस। जब आप 9th क्लास में थे तो आपने, या फिर लोअर स्टैंडर्ड में हो सकता है उससे भी, तो उस दौरान आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, कोलाइडल स्टेट एक पढ़ी होगी, है ना। अच्छा, बस ये 3 पार्ट्स होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, और मे बी कोई मिसलेनियस टॉपिक अगर रहा तो रहा, लेट्स से। ठीक है, और इसके बाद इन 4 पार्ट्स में तुम लोगों का चैप्टर हो जाता है समाप्त। और उसमें भी इस चैप्टर में पूरी तरीके से तुम्हें क्या मिलेगी, थ्योरी मिलेगी। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, या फिर अभी जो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली एडजॉर्प्शन। हमको पहले समझना है कि ये जो नाम आपके सामने लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन, इस एडजॉर्प्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और कितने टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं, और उसके अलावा आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये सारे पार्ट्स बेसिकली हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो एडजॉर्प्शन में जाने से पहले बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, उसको समझते हैं। आपने बचपन में एडजॉर्प्शन में भी ना सुना हो, या मे बी आपने एडजॉर्ब वर्ड ना सुना हो, बट आपने ये वर्ड तो सुना ही था, एब्जॉर्ब, है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि छोटे क्लास में आपने एब्जॉर्ब वर्ड सुना है, तो ऑब्वियस है ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं करके हमने एब्जॉर्ब वर्ड नहीं सुना। तो अभी आपके पास 2 वर्ड्स होते हैं, एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एब्जॉर्ब एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एडजॉर्ब, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे एग्जाम्पल्स के वाया। कोई लंबी लंबी डेफिनेशंस नहीं, कोई उसके इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस नहीं। ठीक है, सीधा सीधा की पॉइंट्स पे बात करेंगे और ख़त्म। ठीक है, क्योंकि है ही वही सब चीज़ें, है ना। तो एडजॉर्प्शन को देखो कुछ इस तरीके से समझो। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, उससे वाइट चॉक से लिखते हैं। जो लड़के लड़कियां फर्स्ट बेंच में बैठते हैं और मान लेते हैं कि जो वाइट बोर्ड है और उनकी जो बेंच है उसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत करीब करीब है, मतलब बहुत ही 1 फीट से भी कम का डिस्टेंस। तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी वो टीचर चॉक से लिखती हैं, ऑब्वियस है कि चॉक के पार्टिकल्स का डस्ट उड़ता है, तो वो डस्ट कैसा होता है, आपके कपड़ों पर या फिर बेंच पर देखना डिपॉजिट हो जाता है, राइट। एक सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, वो छोड़ो, घर में अगर 2 या 3 दिन आप साफ सफाई भी ना करो तो भी आपको क्या दिखता है कि टीवी के ऊपर, या फिर अगर आपके पास म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, किसी भी डिवाइस के ऊपर, सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर आपको देखना डस्ट डिपॉजिट हुई मिलती है। समझ रहे हो, आपको क्या मिलती है, डस्ट डिपॉजिट हुई मिलती है। क्या वो डस्ट आपके उस पर्टिकुलर जो भी वो ऑब्जेक्ट है, चाहे टीवी हो, मॉनिटर हो, सीपीयू हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, क्या उस ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही, लेकिन वो उसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो गई, बस
इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्ब। यानी कि somebody would ask you what do you mean by the term adsorb, तो एड्सॉर्ब को अगर तुम 2 लाइन में या 2 वर्ड में समझाना चाहो तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है डिपोजिशन, ठीक है, किसी भी चीज का डिपोजिशन ओवर अ सरफेस। अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी चीज डिपॉजिट हो जाती है जाकर, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्ब कहते हैं। कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज एड्सॉर्ब हो गई, और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पर्टिकुलर बुक है, इस बुक को मैंने बहुत महीनों तक हाथ नहीं लगाया, तो मैं क्या देखूंगी, कुछ मेरे डस्ट के पार्टिकल्स क्या हुए, इस बुक की सरफेस के ऊपर आकर जम गए, है ना। वो ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ये रेड कलर का क्या है, ये मेरे डस्ट पार्टिकल्स हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स क्या हो गए, जम गए हैं। और ये जो वाइट कलर का है, ये क्या है, ये मान लेते हैं मेरी बुक है। बुक यानी कि सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर ये पार्टिकल्स आकर जमा हुए हैं। तो किसी भी पार्टिकल्स का, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल्स हो, चाहे वो लिक्विड पार्टिकल्स हो, चाहे वो आप लोगों के गैसियस पार्टिकल्स हो, किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स का सरफेस के ऊपर, ठीक है, जम जाना इज नोन एज आप लोगों का एड्सॉर्प्शन। बस खत्म। यानी कि सिर्फ सरफेस पे रहते हैं, अंदर ना जाते हैं। क्या रहते हैं, सिर्फ सरफेस पे रहते हैं, अंदर ना जाते हैं, ठीक है, उस सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट ना कर सकते हैं। अब जैसे लकड़ी है मेरे पास, राइट नाउ मेरे सामने एक टेबल है, पानी गिर गया मेरे से पीते पीते, तुम क्या देखोगे कि वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं या जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं वो उस सरफेस के ऊपर है ना, दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। अच्छा, अभी इसके अलावा जिस कमरे में तुम बैठे हो, उस कमरे में अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं। हो सकता है वो गैसेज आपके आजू बाजू आपको जितनी भी सरफेसेस दिख रही है, चाहे दीवार हो, चाहे आपकी खुद की किताब हो, चाहे तुम ही क्यों ना हो, उन पे आके बैठ गई होंगी। वैसे तो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करती हैं, बट स्टिल मान लो बैठ गई होंगी। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल ओवर एनी सरफेस, ठीक है। अच्छा, तो अब ये वर्ड एब्जॉर्ब क्या है, तो आपने ये एब्जॉर्ब वर्ड सुना है, ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका एब्जॉर्ब वर्ड का तो बल्कि हमारे पास एक बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है, बोलो क्या, आप लोगों का स्पॉन्ज या फिर रुई। अगर मान लेते हैं रुई को मैं पानी में डुबकाऊंगी, तो क्या सिर्फ और सिर्फ रुई की आउटर सरफेस ही पानी से भीगी हुई रहती है क्या, नहीं, वो रुई के अंदर तक पानी घुस जाता है ना। अगर स्पॉन्ज को तुम पानी में डुबकाते हो तो सिर्फ स्पॉन्ज की आउटर सरफेस पे ही पानी डिपॉजिट होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं, उसके अंदर तक चला जाता है, बराबर। अब मैं पानी की बात कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें कॉटन अंदर तक भीगी हुई दिखती है, या फिर तुम्हें कॉटन क्या कहते हैं, आपका स्पॉन्ज अंदर तक भीगा हुआ दिखता है। बट रियलिटी में आप लोगों के स्पॉन्ज की अगर मैं बात करूँ, तो उस स्पॉन्ज में तुम देखना गड्ढे होते हैं, बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं। उन पोर्स के वाया गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, पता है। यानी कि सिर्फ आउटर सरफेस पे होंगे पार्टिकल्स, ऐसा नहीं होता, वो उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, सिर्फ सरफेस पर नहीं, ठीक है, सिर्फ सरफेस पर नहीं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया है, इसमें मेरे तुम्हें शायद मे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि अच्छा मैडम यहाँ तो आपने सरफेस के अंदर ले गई, लेकिन नहीं, चलो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये आपका ऑब्जेक्ट है, और मान लेती हूँ मैं इसको अपनी सरफेस मान लेती हूँ, इसको मैं अपनी सरफेस मान लेती हूँ। ये देखो, सिर्फ उसके कहाँ डिपॉजिट हुए हैं, उसके आउटर पार्ट में डिपॉजिट हुए हैं। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं पार्टिकल अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका है, ये इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। हमारा सिलेबस सिर्फ एड्सॉर्प्शन है, हमारा सिलेबस एब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है। एब्जॉर्ब हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके इनसाइड द सरफेस, अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर जाना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो क्या मैं तुम लोगों को इस तरीके से ये वर्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या तुम लोगों की लाइफ में, कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर या मैम, हम लोगों का जो एड्सॉर्प्शन है ये एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ
किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर ही आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। और जो एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन आप लोगों का कैसा फेनोमेना है, ये एक बल्क फेनोमेना है। बल्क फेनोमेना का मतलब वो आप लोगों का एकदम अंदर तक, उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर तक आप लोगों को देखने को मिलता है। जस्ट लाइक जब आप लोअर स्टैंडर्ड में थे, जब आपको इवेपोरेशन और जब आपको वेपराइजेशन के बीच का डिफरेंस सिखाया गया होगा, उस वक्त भी बताया होगा कि इवेपोरेशन कैसा फेनोमेना होता है, सरफेस। क्योंकि इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स ही क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं। लेकिन जो वेपराइजेशन होता है वो कैसा फेनोमेना होता है, वो एक बल्क फेनोमेना होता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितनी भी जगह होती है, हर जगह आप लोगों की क्या हो जाती है, हलचल मच जाती है। सो सिमिलरली एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना, व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज व्हाट आप लोगों का बल्क फेनोमेना। ठीक है, क्या ये चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, तो हम लोगों को कम से कम अभी ये तो पता है कि आपका एड्सॉर्प्शन क्या होता है, बराबर, और हम लोगों को ये भी पता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। क्या हम लोग एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में? बिल्कुल नहीं। एब्जॉर्प्शन हमारा सिलेबस नहीं है, वो हमको नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? हमें एड्सॉर्प्शन पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? एड्सॉर्प्शन पढ़ना है। तो देखो, अब एड्सॉर्प्शन में दो वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत मैटर करते हैं। वो वर्ड्स क्या है, सुनिए। एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है। पहला, डिपॉजिट होने वाला, और दूसरा डिपॉजिट करने वाला, राइट। जैसे कि बुक के ऊपर 10 पार्टिकल्स आके जम गए, तो बुक इज एक्टिंग लाइक अ सरफेस जो पार्टिकल्स को अलाउ कर रही है कि आओ पार्टिकल्स मेरे अंदर आकर तुम लोग क्या हो जाओ, डिपॉजिट हो जाओ, मेरे ऊपर आके जमा हो जाओ। सो दिस वर्ड इज नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट। इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। इसे क्या कहा जाता है, एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पार्टिकल्स गैस के हो, लिक्विड के हो, सॉलिड के हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स उसके ऊपर बेसिकली आकर डिपॉजिट होते हैं, दैट पार्टिकल्स आर नोन एज एडजॉर्बेट। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। आगे जब तुम लोग पढ़ोगे ना कोलाइडल सिस्टम, तो वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, एडजॉर्बेट कौन था, एडजॉर्बेंट कौन था। तो प्लीज याद रखना, ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है कि एडजॉर्बेट कौन था और एड्सॉर्प्शन कौन था। ठीक है, याद रखना, एब्जॉर्प्शन में पेनिट्रेट हो जाता है, वो उसके अंदर घुस जाते हैं, बट एड्सॉर्बेट में ऐसा, सॉरी, एड्सॉर्प्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डन, ओके। अब उसके अलावा, अब मान लेते हैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में आप लोग ये देख रहे हो कि यार इसमें ना तो देख एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो तुम्हारा दूसरा दोस्त बोलेगा कि अरे देख भाई ध्यान से देख, उसके अंदर एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस या फिर लेट्स से एक ऐसी चीज जहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करते हो कि वहां पे एड्सॉर्प्शन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है और आपका क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो जब हम लोग ये वर्ड पढ़ते हैं ना, एड्सॉर्प्शन, तो इस एड्सॉर्प्शन वर्ड में 3 वर्ड्स होते हैं जो हमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। एक होता है सॉर्प्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉर्प्शन। एक दूसरा वर्ड होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है डीसॉर्प्शन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है डीसॉर्प्शन। और एक होता है आप लोगों का तीसरा वर्ड, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्लूशन, ऑकल्शन। अब इसको तुम ठीक से प्रोनाउंस कर लेना, ऑकल्शन। ठीक है, ऑक्लूशन। अब ये ऑक्लूशन वाला जो पार्ट है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं इस बारे में भी। पहले एब्जॉर्प्शन और आप लोगों का डिसॉर्प्शन, इस पे बात करते हैं। तो देखो, सॉर्प्शन क्या होता है बताओ। तो क्या मैंने कहा कि एक आपने ऐसा सरफेस देखी जिस सरफेस में आपको पार्टिकल्स क्या होते हुए दिख रहे हैं, आप लोगों को पार्टिकल्स, आप लोगों को सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स जमा होते हुए दिख रहे हैं। तो आपने ये कहा कि अरे देख 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 देख, उसके अंदर पार्टिकल्स जमा हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को नाम दे दोगे कि देख भाई यहाँ पर तो क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन तुम्हारा दूसरा दोस्त बोलेगा अरे तू ध्यान से देख,
कुछ पार्टिकल्स अंदर पेनिट्रेट भी कर गए, यानी कि तुम्हें अब ये पता चला कि अरे इस पर्टिकुलर जगह पर तो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, अगर आपको ये दोनों चीजें कैसी दिखे, साइमल्टेनियसली होती हुई दिखे, तो इसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग एक नाम दे देते हैं कि भैया तू तो एड्सॉर्प्शन भी है, तू एब्जॉर्प्शन भी है, तो चलो मिलकर तेरा नाम रख देते हैं हम लोग सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड आप लोगों का एब्जॉर्प्शन, मतलब दोनों हो रहा है किसी अगर जगह पे साइमल्टेनियसली, तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? सॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसॉर्प्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द डिसॉर्प्शन? देखो, जैसे ट्रू का उल्टा फॉल्स, जैसे डे का नाइट, राइट का रॉन्ग, लेफ्ट का राइट, राइट, इस तरीके से अगर मैं तुमसे कहूंगी कि पार्टिकल्स किसी सरफेस पे जमा है, तो आप कहोगे कि दिस इज नोन एज एडसॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि चल एक काम कर, उन पार्टिकल्स को निकाल दे, मतलब जो ऑलरेडी जमा पार्टिकल्स हैं, आप उन जमा पार्टिकल्स को हटाओ, मैं ये कह रही हूं चल चल जमा पार्टिकल्स को हटाओ, तो बस उन्हीं जमा पार्टिकल्स को, उन्हीं डिपॉजिटेड पार्टिकल्स को हटाना बेसिकली क्या कहलाता है? डिसॉर्प्शन कहलाता है। तो डिसॉर्प्शन के बारे में दो वर्ड्स याद रखने हैं। पहला कि ये एक अपोजिट फिनोमेना है। किस चीज का अपोजिट फिनोमेना है? एडसॉर्प्शन का अपोजिट फिनोमेना है। यानी कि एडसॉर्प्शन में हम सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स जमा करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी जो पार्टिकल्स जमा हुए रहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी जमा हुए पार्टिकल्स को, ठीक है, ऑलरेडी जमा हुए पार्टिकल्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। सो दैट इज रिमूवल, ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स इज बेसिकली नोन एज आप लोगों का डिसॉर्प्शन। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? आप लोगों का डिसॉर्प्शन कहते हैं कि ये पर्टिकुलर फिनोमेना क्या कहलाता है? डिसॉर्प्शन कहलाता है। वैसे ही आप लोगों के पास एक दूसरा फिनोमेना होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑकल्शन। अब ये क्या है? तो देखो, ये बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इवन आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ा भी होगा, क्या कहते हैं, 10th स्टैंडर्ड में एक रिएक्शन जिसमें आप वनस्पति घी बेसिकली बनाते हो, है ना, आप क्या बनाते हो? वनस्पति घी बनाते हो। तो वहां पे कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा, H2 ऑब्लिक आप लोगों का निकल, शायद याद आ रहा होगा। चलो अगर नहीं भी याद आया तो हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। अच्छा, तो अभी होता क्या है, आपका ये जो वर्ड है ऑकल्शन, ये है क्या? इसको आप कैसे समझाओगे कि ये क्या है? तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स एज यूजुअल तुम्हें पता होने चाहिए। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो बेसिकली ऑकल्शन एक तरीके का एब्जॉर्प्शन है। मैंने क्या कहा था? हम लोग हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोगों को ये लगता है कि अरे हम तो हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन पढ़ ही नहीं रहे, तो ये ऑकल्शन भी जरूर एब्जॉर्प्शन का ही एक प्रकार होगा, ठीक है, बराबर। लेकिन नहीं, बराबर ये आप लोगों का क्या है? एब्जॉर्प्शन है। ये क्या है? काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने इसको काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब बेसिकली ये है क्या? बताओ क्या है ये चीज़? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सरफेस होगी, ठीक है, आपके पास क्या होगी? एक सरफेस होगी, ठीक है, ये तो हम लोगों को वैसे भी पता था कि सरफेस होगी, बट आगे और क्या मतलब सरफेस के अलावा और क्या कहना चाह रहे हो? तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि जो आप सरफेस लोगे, ये सरफेस आप लोगों की कैसी होती है? सॉलिड होती है, ठीक है। ये आप लोगों की जो सरफेस है ये कैसी होती है? सॉलिड। एंड जनरली यहाँ पे जो सरफेस बेसिकली ली जाती है, जनरली हम लोग यहाँ पे कैसी सरफेसेस लेते हैं? मेटल्स की सरफेसेस लेते हैं। अगर मैं इस मेटल की सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या करती हूँ? आप लोगों के कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट करवा देती हूँ, और साथ ही साथ में आप लोग देख रहे हो कि ये पार्टिकल्स अंदर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में यही पर्टिकुलर फिनोमेना ऑकल्शन कहलाता है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट मैंने तुम्हें एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवा दिया, बट इसके बारे में भी एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, बट अभी इसमें नहीं घुसना। तो ये जो 3 शब्द थे आप लोगों को एड्सॉर्प्शन के, ये पता होने चाहिए।
अब बात आती है कि हम ये एब्जॉर्प्शन पढ़ क्यों रहे हैं भैया, हो रहा होगा फेनोमेना, आपको नीड क्या है एब्जॉर्प्शन की। तो देखो बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हम लोगों को क्या करता है, मदद करता है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ तुम लोगों को, वो होता है कि जब आपके पास शक्कर होती है, मतलब जब ओरिजिनली शुगर केन से एक्सट्रैक्ट कर रही जा रही होती है शक्कर, तो वो शक्कर वाइट कलर की नहीं दिखती, वो थोड़ी अलग सी ब्राउनिश ब्लैक कलर की दिखती है, ठीक है, क्योंकि वो इम्प्योर शक्कर होती है, उसमें इम्प्योरिटी होती है, राइट, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे केस में होता क्या है कि उस पर्टिकुलर शक्कर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का क्या करते हैं, चारकोल मिक्स करते हैं, है ना। हमारे पास जो कलर्ड शुगर होती है, कलर्ड शुगर वो इसीलिए कलर्ड नहीं होती क्योंकि मैंने उसको कलर्ड किया है, वो इसीलिए कलर्ड होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो जब भी आप कलर्ड शुगर में चारकोल मिक्स करते हो, ठीक है, अब ये कलर्ड शुगर क्यों कलर्ड है, क्योंकि इम्प्योरिटी की वजह से आपका क्या है, ये आप लोगों की कलर्ड है। तो जैसे ही इसके सोल्यूशन में आप चारकोल मिक्स करते हो, चारकोल पता है क्या करता है, चारकोल उसके कलर्ड शुगर के अंदर की सारी इम्प्योरिटी अपने ऊपर डिपॉजिट करवा लेता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग में चारकोल जो डाला वो ऐसा दिख रहा था, तो कुछ देर बाद जब आप उस चारकोल को देखोगे तो आपको चारकोल देखो ऐसा दिखेगा, उस चारकोल के ऊपर आपको क्या मिलेगी, इम्प्यूरिटी मिलने लगेगी, यानी कि सारी की सारी इम्प्यूरिटी आपके उस चारकोल पे डिपॉजिट हो जाती है, और आप लोगों की जो शक्कर है वो शक्कर आपको कैसी कलर की दिखती है, वाइट कलर की दिखती है। इस प्रोसेस को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं जब तक हमको हमारी डिजायर्ड वाइट कलर की शुगर नहीं मिल जाती, ठीक है। और इसको बेसिकली आप कभी एग्जांपल्स के तौर पर अगर बुक में आप पढ़ोगे तो इसको कहा जाता है डी कलराइजेशन ऑफ शुगर, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, डी कलराइजेशन ऑफ शुगर, ठीक है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो चारकोल को आप एक और जगह इस्तेमाल कर सकते हो। मान लेते हैं आप कोई ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, अब उस ड्रिंक में जैसे लेट्स से छाछ पी रहे हो, ठीक है, छाछ में आपसे बहुत ज़्यादा नमक गिर गया, मतलब लेट्स से आपने बहुत ज़्यादा उसमें नमक डाल लिया। अब इतना खारा वाला छाछ तो ऑब्वियस है कि पी नहीं पाओगे ना, क्या करें, फेंके तो नहीं। आपके पास वो जो छाछ होती है, उस छाछ में जिसमें क्या है, एक्सेस क्वांटिटी में बोलो क्या है, सॉल्ट है, तो ऐसी छाछ में आप क्या करो, चारकोल डाल दो, ठीक है। अब तुम जैसे ही चारकोल डालोगे और थोड़ा क्या करो, सोल्यूशन को मिक्स करो, मतलब एक ग्लास से दूसरे ग्लास, दूसरे ग्लास से तीसरे ग्लास, लाइक दैट। तो आप ये देखोगे कि कुछ देर बाद आपकी जो छाछ है उसके अंदर से जो उसकी सॉल्टीनेस है, वो सॉल्टीनेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो चारकोल था उस चारकोल के ऊपर आपका जो एक्सेस अमाउंट का सॉल्ट था वो सॉल्ट आके बोलो क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आप लोगों का एड्सॉर्प्शन है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। एक मिनट, तीसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं कि भैया तीसरा एग्जाम्पल क्या है। तीसरे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ एड्सॉर्प्शन की, तो एड्सॉर्प्शन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलती है, क्या कहते हैं उसको, सिलिका जेल। सिलिका जेल के बारे में शायद तुम लोगों ने सुना होगा, सिलिका जेल। अच्छा, अगर लेट से सिलिका जेल के बारे में लेट से नहीं भी सुना है तो एक काम करना, थोड़ा सा गूगल करना, तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ इसको सिलिका जेल कहते हैं यार, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि सिलिका जेल भैया आखिर किस बला का नाम है। तो जो सिलिका जेल होती है वो सिलिका जेल भी आप लोगों के किस फिनोमेना पे वर्क करती है, एड्सॉर्प्शन वाले फिनोमेना पे क्या करती है, वो वर्क करती है, ठीक है। ये होता है आप लोगों का एक आधी एग्जाम्पल किस चीज़ का, एड्सॉर्प्शन का, ठीक है। ये आपका एड्सॉर्प्शन हो गया एक। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल है एड्सॉर्प्शन के, हाँ, एक होता है आपका गैस मास्क। ये काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों से पूछा गया, आई थिंक इस पर तो एक बार एंट्रेंस में, शायद किसी एंट्रेंस में इस पर क्वेश्चन भी आया है। क्या होते हैं गैस मास्क, देखो अभी मास्क पहनने की आदत तो हो ही गई है, बट गैस मास्क हमारे अभी के कोविड वाले मास्क से अलग है। उसमें ऐसा होता है कि आपकी जो असेंशियल गैसेस है, लाइक जो एयर में नॉर्मली मौजूद होती हैं, O2, N2, थोड़े बहुत मात्रा में CO2, वैसे CO2 को अलाउ नहीं करता बट स्टिल ऐसी गैसेस को वो अंदर जाना अलाउ करता है। बट वो स्टार्टिंग में ही जैसी अगर कोई दूसरी हार्मफुल गैसेस जैसे कि SO2 लाइक CO2 है ना, अगर ऐसी गैसेस आप लोगों की अगर एंट्री
करने की कोशिश करती हैं तो गैस मास्क क्या कर देता है, उन गैसेस को अलाउ नहीं करता। कैसे वर्क करता है गैस मास्क वो हमको नहीं जानना है, लेकिन गैस मास्क में भी कौन सा वाला फिनोमेना यूज होता है आप लोगों का, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है यूज होता है। अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास एक बीकर है, उस पर्टिकुलर बीकर में आपने क्या रखा है, एक डाई रखी है। डाई का मतलब बेसिकली होता है कलर्ड सब्सटेंस, है ना। हमारे कपड़ों में जो हमको जो कलर दिखता है वो कलर जिस वजह से दिखता है दैट इज व्हाट, आपका डाई, वो डाई होती है। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हो, कोई चारकोल ऐड करते हो, आपने क्या किया, चारकोल ऐड किया, तो चारकोल ऐड करने से क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन है उसमें या तो डाई का कलर फेंट हो जाएगा, है ना, या फिर आपका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि चारकोल उसके डाई के ऊपर जो भी जिसकी वजह से डाई आप लोगों की क्या दिख रही थी, आपकी कलरफुल दिख रही थी, उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपने आप को क्या करवा लेती है, एड्सॉर्ब करवा लेती है। तो बस इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो ऐसे तो देखो बहुत सारे फिनोमेना हो सकते हैं, मैं से अगर 1000 एग्जाम्पल ले लूंगी तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हें याद है टीवी में एक ऐड आता है, क्या नाम है उसका, 2 ऐड आता है, एक आता है लड़कों के फेस वॉश का ऐड, क्या नाम रहता है उसका, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पता नहीं, नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, चारकोल वाला फेस वॉश, और लड़कियों में भी आता होगा बट मेरे को लड़कों वाला याद आ रहा है, आई थिंक जॉन इब्राहिम या फिर मे बी शायद सुशांत सिंह राजपूत, दोनों में से कोई एक ऐड करते थे, याद नहीं है मुझे। चारकोल वाला फेस वॉश, एक होता था आपका क्या कहते हैं, चारकोल वाला आपका टूथपेस्ट, राइट। तो ऐसे केस में ये जो चारकोल है ये क्यों उसमें मतलब इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ऐड में, इसी रीजन की वजह से। मतलब हमें लगता है कि अरे चारकोल वाला है मतलब बेटर है, क्यों बेटर है, क्योंकि एग्जैक्टली जब चारकोल को आप किसी सरफेस पे रखते हो तो चारकोल क्या करती है, उस सरफेस पे या उस जगह पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ बोलो क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे रूम में मैं चारकोल का टुकड़ा रख दूं तो वो चारकोल का टुकड़ा क्या करेगा, तुम्हारे रूम में जो गैसेज हैं उनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करेगा। ये बात अलग है कि ज्यादा करवाएगा कम करवाएगा, उससे बातचीत नहीं हो रही है, बट करवाने की कोशिश करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को करवाने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो फेस वॉश और वो टूथपेस्ट का जो ऐड आता है उसमें चारकोल रहता है। रीजन कि जब हम लोग उस पर्टिकुलर चीज में चारकोल लेकर अपने मतलब गालों पर या फिर लेट से मुंह में अप्लाई करेंगे तो वो जो भी इम्प्योरिटी है उसको इम्प्योरिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इफ समबडी वुड आस्क यू कि अच्छा अभी ये तो आपने बता दिया कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल क्या है, बट भैया आखिर एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन, आखिर एड्सॉर्प्शन होता क्यों है। देखो अभी ऐसे में तो जो तुम्हारी स्किन है वो भी एक सरफेस है, उसको भी एड्सॉर्प्शन करना चाहिए, तो करती तो है हमारी स्किन एड्सॉर्प्शन। सोचो मैं तो कहीं निकलती भी नहीं हूँ बाहर, मेरे को तो मतलब अगर सूरज की रोशनी भी देखनी होता, अरे यार कौन जाए बाहर, इस टाइप का, दिन भर घर में पड़े रहते हैं। अभी ऑब्वियसली लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट सभी लोग घर में पड़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम, बट हो कैसा रहा है कि आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन पे देखना फिर भी डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाता है। तुम थोड़ा सा अपनी स्किन को स्क्रब करके देखो, ठीक है, तुम्हें डस्ट पार्टिकल्स जमा हुआ दिखेगा। क्यों आया डस्ट पार्टिकल, मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ, क्यों आया, किस लिए आया, इसका मतलब आपकी स्किन भी क्या करती है, एड्सॉर्प्शन वाला फिनोमेना करती है। ठीक है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ये बात अलग है कि कम होते हैं ज्यादा होते हैं, इस पे हमको नहीं जाना है, बट एड्सॉर्ब होता है। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन का रीजन क्या है, आखिर एड्सॉर्प्शन किसी भी सरफेस के ऊपर क्यों हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, इससे बात नहीं करना है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टर्म एड्सॉर्प्शन, बताओ। वो इसीलिए होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एटम या फिर जो मॉलिक्यूल होता है ना, जब वो आपकी सरफेस पे नहीं होता, ठीक है, जब आप लोगों की वो सरफेस पे नहीं होता बराबर, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है, बहुत ही आप लोगों की हाई, ठीक है, बहुत ही क्या होती है, हाई एनर्जी होती है बराबर। ये आपने फिजिक्स अभी पढ़ी होगी ना, फिजिक्स में वाला पार्ट कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर आप एक लिक्विड भर लो, एक अज्यूम करो कि एक पार्टिकल यहाँ पर है, अज्यूम एक करो कि आधा पार्टिकल लिक्विड में है, आधा पार्टिकल एयर में है, अज्यूम करो कि एक पार्टिकल आपका ज़्यादा एयर में है कम लिक्विड में है, और एक केस ये अज्यूम करो कि एयर में कम है और लिक्विड में ज़्यादा है। याद करो ऐसे केसेस पड़े हैं।
तो एक्चुअली में अगर कोई पार्टिकल बल्क में होता है, बल्क का मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड, तो ऐसे में बल्क में होने की वजह से उस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर हर डायरेक्शन से बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे होते हैं, है ना। कहीं से भी उसके पास ऐसे कोई फोर्सेस नहीं लग रहे होते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से पार्टिकल अनबैलेंस हो जाए। यानी कि ये जो पार्टिकल बल्क में होता है, इसमें अगर कोई मुझसे ये पूछे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं कहूंगी नेट फोर्स इसको 0 लगता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसको हर डायरेक्शन से कैसे फोर्सेस मिलते हैं, इक्वल फोर्सेस मिलते हैं। बट अगर कोई पार्टिकल क्या होता है, सरफेस पे होता है, तो सरफेस पे होने वाला जो पार्टिकल होता है उस पे बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं लगते। उस पे जो फोर्सेस लगते हैं वो कैसे फील करता है, वो कौन से फील करता है, वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस को फील करता है, ठीक है। वो कैसे फोर्सेस को फील करता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस को फील करता है एज कंपेयर टू द दोस्त जो कि नीचे हैं, या फिर एज कंपेयर टू दोस्त जो कि कहाँ पर है, आप लोगों के ऊपर एनवायरमेंट में है। क्योंकि ऊपर एनवायरमेंट में जो है वो या तो कंप्लीटली आप लोगों के क्या है, एयर में है, तो वहां पे भी जो फोर्सेस लगेंगे वो क्या लगेंगे, आप लोगों के कंप्लीटली क्या लगेंगे, आप लोगों के बैलेंस लगेंगे। तो ये जो पार्टिकल सरफेस में होता है इसके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं, और इसको जो एनर्जी होती है, इसकी सरफेस एनर्जी बोलो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई। ये चीज़ आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ी है, इवन आप लोगों ने फिजिक्स में सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन भी किया होगा, बराबर। अच्छा, तो ऐसे में क्या होता है, इनकी हाई एनर्जी की वजह से चाहते हैं कि भैया क्या कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मैं अपनी एनर्जी को क्या कर पाऊँ, मैं रिड्यूस करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों का जो एड्सॉर्बेट होता है, एड्सॉर्बेट यानी कि कौन, देखो ऊपर अभी बताए थे कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है पार्टिकल और एक होता है एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो आप लोगों के जो ये एड्सॉर्बेट, मैंने अभी पूरी फिजिक्स पढ़ाई है, अब मैं केमिस्ट्री में आ रही हूँ, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं ये आप लोगों का एक पर्टिकुलर क्या है, सरफेस है। इस सरफेस के जो टॉप के पार्टिकल्स हैं, अब ये हो सकता है सरफेस तुम्हारी स्किन हो सकता है ये सरफेस कपड़ा हो सकता है ये सरफेस चारकोल हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस सरफेस के जो ये टॉप के पार्टिकल्स हैं, सरफेस के पास अपने खुद के भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे, है ना। ये उसके ओन पार्टिकल्स हैं, उसके खुद के पार्टिकल्स हैं, है ना। ये उसके खुद के एटम्स हैं, ये उसके खुद के मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसके खुद के आयन्स हैं, उसके खुद के पार्टिकल्स हैं। बट ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं। इन सरफेस के पार्टिकल्स के पास बोलो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। क्यों हाई एनर्जी होती है, मैंने ऊपर बताया। तो इस हाई एनर्जी की वजह से इनको आजू बाजू के एनवायरमेंट में जो अदर पार्टिकल्स मिलते हैं, अदर पार्टिकल्स का मतलब कौन, आप लोगों के एड्सॉर्बेंट मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो एड्सॉर्बेट मिलते हैं, है ना, आप लोगों के जो एड्सॉर्बेट मिलते हैं, जो अदर पार्टिकल्स होते हैं, ये इन अदर पार्टिकल्स को अपनी इस हाई एनर्जी की वजह से बोलो क्या करता है, अट्रैक्शन करवाता है कि चलो चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या लगता है, बेसिकली अट्रैक्शन लगता है। और इसी अट्रैक्शन की वजह से आपके जो वो पार्टिकल्स हैं जो बाहर घूम रहे थे, वो उस सरफेस के ऊपर खींचे चले आते हैं, और धीरे 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 पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आप लोगों की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसका रीजन सिंपली यही है कि आपकी सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर की एनर्जी बोलो कैसी रहती है, हाई रहती है। इसीलिए वो अपने आजू बाजू के अदर पार्टिकल्स को वो लोग क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वो लोग क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, फिर बताओ, ठीक है, डन। यहाँ तक हम लोगों का काम ओके। तो फिलहाल हमें ये तो पता चल चुका है कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों में हमें डिफरेंस पता चल चुका है। हमें ये पता है कि उनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्या हम लोग, आप लोगों का जो ये टर्म है एड्सॉर्प्शन, इसको क्या हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं क्या? बिल्कुल, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले तो इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरीज में। एक होता है आप लोगों का फिजियोप्शन, या फिर मैं इसको बेसिकली कहूँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और जो दूसरा फिनोमेना होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब जो फिजियोप्शन है ये क्या है, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन को ही बेसिकली फिजियोप्शन भी कहा जाता है। 1 मिनट ये अटक रहा है, इसको मेरे को ठीक करने दो। इसी पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, फिजियोप्शन भी आप कह सकते हो।
और वही बाजू का जो आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन है, इसको केमिजॉर्प्शन भी आप कह सकते हो, ठीक है, दोनों ही एक ही चीज़ है। अब ये किस तरीके से फिजिकल और किस तरीके से केमिकल एड्सॉर्प्शन एक दूसरे से अलग है, ये आपको देखना है। तो अब इस पर्टिकुलर इमेज को देखो, इस पर्टिकुलर इमेज को देखकर जरा कंपैरिजन करो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस इमेज को देख के हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास पहली इमेज दी गई है, उस पहली इमेज में जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जस्ट आपकी सरफेस को आकर क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं, और इनकी जो अटैचमेंट है उस पर्टिकुलर सरफेस पे, वो पर्टिकुलर अटैचमेंट कैसी है, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस के द्वारा है। यानी कि ऑब्वियस है कि अगर कोई एक चीज दूसरे चीज के ऊपर आकर चिपकी है तो ऑब्वियस है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रहा होगा। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल सरफेस के ऊपर आकर चिपके तो हैं, लेकिन वेंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू चिपके। और वेंडरवॉल फोर्सेस तुम तो जानते हो कितने कमजोर फोर्सेस होते हैं, तो इसीलिए इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोप्शन। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं और वो पार्टिकल्स सिर्फ आकर आपकी सरफेस को टच नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, उसकी सरफेस को टच कर रहे थे, है ना, एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे थे। लेकिन सेकेंड वाले डायग्राम में तुम देखना, वो जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं वो और आपकी जो नीचे की सरफेस है वो, इन दोनों के बीच में तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये बॉन्ड बन चुका है? यस, यानी कि केमिजॉर्प्शन आप लोगों का एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसमें पार्टिकल्स आपकी सरफेस के साथ बेसिकली बॉन्ड बनाता है, और फिजियोप्शन में बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे अगर तुम्हारे डेस्क पे धूल जम गई है तो वो धूल क्या तुम्हारी डेस्क की सरफेस के साथ क्या बॉन्ड बनाती है? नहीं, वो सिर्फ उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, सिर्फ डिपॉजिट। तुम एक फूंक भी मारोगे ना तो उड़ जाएगा, दैट इज नॉन अ फिजियोप्शन। लेकिन अगर मान लेते हैं वही पर्टिकुलर आप लोगों का मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्ड बना ले, कौन सा वाला बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड अगर बना ले, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को बेसिकली क्या कहा जाता है, आप लोगों का केमिकल एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। सो दीज आर द टू थिंग्स, एक होता है फिजियोप्शन और दूसरा होता है आप लोगों का केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने बताया आपको, किसके बीच में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में। और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, एक एक करके उनको डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस से बेसिकली आपके कई ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल एड्सॉर्प्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को ना फील करो अपनी डे टू डे लाइफ से। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तुम्हारे इसमें क्या हुआ, तुमने सफाई की, तुम्हारी जो लेयर है, सरफेस है, उसके ऊपर से धूल हट गई, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों की क्या होती है, दोबारा 2-3 दिन सफाई मत करो, वापस से वो धूल आके डिपॉजिट हो जाती है। इसका मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक कैसी प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अपने आप तुम्हें उसमें कुछ करने की नीड नहीं पड़ रही, तुमने हटा दिया, भाग यहां से धूल फूक, लेकिन वो खुद आके फिर से डिपॉजिट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने आप। लेकिन अभी जैसे कि तुम्हारे टेबल पर जो आजू बाजू की गैसेस हैं, क्या वो अपने आप आके डिपॉजिट हो जाती हैं और क्या रहती हैं क्या वहां पे गैसेस नहीं हो रही है डिपॉजिट? हो सकता है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मे बी टच करके रही हो कि टच करके फिर भाग जा रही होंगी, वो वहां पे डिपॉजिट नहीं हो रही है। तो अगर आप उनको डिपॉजिट करवाते हो, तो अगर मान लेते किसी ने उन गैसेस को हटा दिया, हट गैसेस हट, तो वो वापस से क्या खुद आ जाएंगी क्या, जब तक तुम उनको अलाउ ना करो, मतलब वापस से तुम किसी प्रोसेस के वजह उनको वहां पे डिपॉजिट ना करवाओ? नहीं। तो इट मीन्स दैट कि आपका केमिकल वाला जो एड्सॉर्प्शन है, ये कैसी प्रोसेस होती है, आप लोगों की इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। इसको आप लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो जब हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। वहां पे होता कैसा है कि कुछ देर के लिए ये ग्रीन कलर के पार्टिकल्स सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, कुछ देर के लिए। जैसे मैंने कुछ देर के लिए तुम्हें अपने पैसे पकड़ने को दिए, फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, आप लोगों के पास एक आदमी आया, उस आदमी ने बोला अच्छा तेरे को पैसे दिए थे ना मैडम ने रखने के लिए, ला वापस कर। तो तुमने वो पैसे वापस भी कर दिए, बताओ। तो वो लेकर चला गया, क्या वो पैसे वापस तुम्हारे पास आएंगे? क्या नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो लेकर चला गया। तो ऐसी केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में वो पार्टिकल्स
टेम्पररीली कुछ देर के लिए उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, फिर आप लोगों का एक सबस्ट्रेट आता है, सबस्ट्रेट उन पार्टिकल्स को ले जाता है और वापस लाकर नहीं देता, इसीलिए ये प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बल्कि तुम्हें मेरे को पहले ही बतानी चाहिए थी, मैंने अभी बताई नहीं, चलो ठीक है उसको आखिरी में बता देंगे। अभी फिलहाल के लिए याद रखना कि जब जब एड्सॉर्प्शन होता है ना, ठीक है, चाहे वो फिजिकल वाला हो चाहे वो केमिकल वाला एड्सॉर्प्शन हो, हमेशा एड्सॉर्प्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है ना, हमेशा एड्सॉर्प्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि मैं ये कह रही हूं आप लोगों को, बेसिकली मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं, मैं क्या बता रही हूं आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं, किसके, एब्जॉर्प्शन के। एड्सॉर्प्शन के हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक। पहला, एड्सॉर्प्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, बोलो, रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब प्रोसेस बोलो कैसी हुई, एक्सो। अगर प्रोसेस एक्सो ही मतलब डेल्टा एच बराबर बोलो क्या, नेगेटिव। आखिर एनर्जी क्यों रिलीज होती है, वाई, रीजन बिहाइंड द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे एक गुजरे जमाने में, तब तुमको एक फैक्ट बताया था कि दुनिया में जब जब आप बॉन्ड को बनाते हो, मतलब जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तब तब हमेशा एनर्जी बोलो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा बोलो क्या होती है, आप लोगों की एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब हो सकता है कमजोर बॉन्ड बने, हो सकता है ताकतवर बॉन्ड बने, बट बॉन्ड बन तो रहा है ना फिर, तो इसीलिए हमेशा वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। अब आपका एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन में भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा है, किसके बीच में, आपकी लेयर सरफेस के बीच में और पार्टिकल्स के बीच में। तो जब जब पार्टिकल सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने आएंगे, चाहे वीक वैन डर वाल फोर्सेस से आए या चाहे आपके बॉन्ड बनाने वाली प्रोसेस के थ्रू आए, हमेशा वहां पे क्या होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एक्चुअली होता क्या है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या, पार्टिकल सरफेस के ऊपर आके बॉन्ड बनाते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं बनाते, बट आप ये कह सकते हो कि वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। तो क्या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, बिल्कुल उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। और क्योंकि वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, तो चाहे आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ो चाहे आप केमिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ो, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है। बट इसका जो डेल्टा एच होता है वो लो होता है, और इसका जो डेल्टा एच होता है वो बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू दी फिजिकल वन। ऐसा हाई और लो क्यों होता है, हाई और लो इसीलिए होता है क्योंकि फिजिकल में जो बॉन्ड बनता है वो कमजोर होता है, और आप लोगों का जो केमिकल वाला होता है उसमें बॉन्ड जो बनता है वो ताकतवर होता है, इसी वजह से। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अलावा एक चौथे पॉइंट पे भी बातचीत करते हैं, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ फिर उस पॉइंट को मैं समझाती हूँ। फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक मोनो लेयर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, अच्छा मोनो नहीं, मल्टी, माय मिस्टेक, ठीक है। क्या होता है ये, मल्टी लेयर आप लोगों का फेनोमेना है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन एक सिंगल लेयर या फिर मैं ये कहूं मोनो लेयर एड्सॉर्प्शन फिनोमेना है अप टू 12 सिलेबस। समझते हैं आखिर ये चीज क्या है, मल्टी लेयर और आपका मोनो लेयर। देखो, पार्टिकल्स आ रहे हैं और आके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब होगा क्या कि जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल सरफेस के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते, सिर्फ कचड़े कूड़े के जैसे जाकर जमा हो जाते हैं उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसका क्या होता है, उसके ऊपर जाके जमा हो जाते हैं, सिर्फ जमा हो जाते हैं। तो एक पार्टिकल मान लेते हैं आपकी पूरी डेस्क को गंदगी, मतलब पूरी डेस्क में आपके 10 पार्टिकल्स ने एक सिंगल लेयर बना ली। इसका मतलब ये कि जैसे अगर आपकी ये लेयर है, ये आपकी लेयर है, इस लेयर के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, सारे पार्टिकल्स पूरी जगह आए और इस जगह को बोलो इसने क्या कर लिया, भर लिया। मतलब इस पर्टिकुलर सरफेस की कैपेसिटी थी, कितनी कैपेसिटी थी, 500 पार्टिकल्स को डिपॉजिट करने की, अपने ऊपर इसने 500 पार्टिकल्स डिपॉजिट कर लिए।
तो ऐसे में मैं क्या कहूंगी कि हाँ करके 500 पार्टिकल डिपॉजिट हो गए। तो इसमें जब 500 पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं मोनोलेयर। ठीक है, कि एक लेयर कंप्लीटली क्या हो चुकी है, आपके सरफेस की ऑक्यूपाइड हो चुकी है। और जब केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक एक पार्टिकल को बॉन्ड बनाना होता है, किसके साथ, कोवालेंट बॉन्ड बनाना होता है, किसके साथ, सरफेस के साथ। तो अगर मान लो एक पार्टिकल कोवालेंट बॉन्ड बना चुका है उस पर्टिकुलर सरफेस के साथ, तो वो पर्टिकुलर सरफेस का एरिया किसी दूसरे पार्टिकल के लिए क्या अवेलेबल होगा बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं होगा ना। अगर तुम किसी जमीन पर जाकर बैठ जाओ तो तुम उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर चुके हो, ऑक्यूपाई कर चुके हो। ठीक है, और मान लेते तुम्हें उस जमीन के साथ मैंने चिपका दिया, जैसे एक पेड़ है, पेड़ अगर किसी पर्टिकुलर जमीन का हिस्सा अपनी रूट्स ऑक्यूपाई कर लेता है, रूट्स के वाया वो वहां पे परमानेंटली बन जाता है, चिपक जाता है, तो क्या वही सेम एरिया क्या किसी दूसरे पेड़ के लिए अवेलेबल होता है क्या, नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर सॉइल में उस पर्टिकुलर एरिया को कोई दूसरा पेड़ वाया रूट्स जकड़ चुका है, तो किसी और के लिए वो चीज कैसे अवेलेबल हो सकती है। क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, पेड़ लगाने का मतलब होता है रूट्स वहां पे जमनी चाहिए। तो अगर वो इंसान अपनी रूट्स वहां जमा चुका है तो किसी और के लिए वो जगह कैसे अवेलेबल हो सकती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर पार्टिकल उस पर्टिकुलर सरफेस में बॉन्ड बना चुका है, इसका मतलब वो किसी और के लिए अब अवेलेबल नहीं है। तो अगर मान लेते हैं 500 पार्टिकल्स की कैपेसिटी उस सरफेस की थी और सारे 500 पार्टिकल्स आए और वहां आकर उन्होंने बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब आप और नए पार्टिकल्स आकर बॉन्ड नहीं बना सकते। इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन एक सिंगल लेयर या फिर मोनोलेयर फिनोमेना है। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या किसी प्रकार का कोई बॉन्ड बनता है, नहीं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सिर्फ पार्टिकल्स आकर पड़े रहते हैं, सिर्फ पड़े रहते हैं। तो ऐसे में मान के चलो एक पार्टिकल आया, वो एक पार्टिकल आकर ऐसे सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस पार्टिकल को बॉन्ड वॉन्ड बनाने से कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड बने बॉन्ड नहीं बने उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या कोई दूसरा पार्टिकल आके उस पर्टिकुलर सरफेस पर डिपॉजिट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। लोग उसी के ऊपर आके बैठ गया। पार्टिकल को सिर्फ बैठने से मतलब है, वो सरफेस के ऊपर बैठ रहा है कि उस सरफेस के ऊपर बैठे हुए पार्टिकल के ऊपर बैठ रहा है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे तो फिर तो बहुत सारे पार्टिकल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आ सकते हैं बस। इसीलिए आप लोगों का जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो सिंगल लेयर फिनोमेना है और आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक मल्टी लेयर फिनोमेना है। सो ये हम लोगों का बातचीत हो गई। ठीक है, अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि कोई बॉन्ड फॉन्ड तो बनता नहीं है, इसीलिए आपका जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ये लो टेम्परेचर पे भी हो जाता है, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, आपके केमिकल एड्सॉर्प्शन में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसके करने की वजह से पार्टिकल्स आके बॉन्ड बनाएं। अपने आप क्यों पार्टिकल्स आके उन सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोगों की केमिकल एड्सॉर्प्शन वाली जो प्रोसेस है वो जनरली क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे की जाती है। ठीक है, जनरली क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे की जाती है। हम लोग उसको हीट करते हैं, हमारी हीटिंग की वजह से वहां पर वो पार्टिकल्स जाते हैं और जाके वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों का वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में बातचीत क्या करनी है, बातचीत ये करनी है कि आप लोगों का जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, आप लोगों का जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होता क्या है, आप लोगों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस से बहुत ही वीकली हेल्ड होते हैं। ये बात तो मानते हो ना कि जैसे ये सरफेस है, ये पार्टिकल्स उसके ऊपर जमा है, तो इस पार्टिकल और इस सरफेस के बीच में बहुत ही वीक फोर्स होता है, वीक वैंडरवॉल फोर्स होता है। तो ऐसे में अगर मैं तुमसे कहूंगी इस पार्टिकल को वापस निकालो, ठीक है, वापस निकालो, तो एक बात मुझे बताओ, इन पार्टिकल्स को वापस निकालने के लिए, ठीक है, वापस निकालने के लिए तुम्हें क्या करनी होगी, एनर्जी देनी होगी। अगर कभी भी तुम्हें किसी भी दो चीजों के बीच का बॉन्ड तोड़ना है ना, अगर आपको मैं कह रही हूं कि जाकर डिसॉर्प्शन करो, डिसॉर्प्शन करने का मतलब पार्टिकल को वापस निकालो, तो पार्टिकल को वापस निकालना यानी कि पार्टिकल और आपकी सरफेस
इन दोनों के बीच में भले ही वीक बॉन्ड ही काय को ना हो, बट बेसिकली आपको वो बॉन्ड क्या करना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है। आप उस बॉन्ड को जब तोड़ोगे तभी तो पार्टिकल वहां से भागेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल और सरफेस के बीच में वीक फोर्सेस है, तो जब तुम्हें तोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो जब तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तो क्या वो तुम्हें एनर्जी ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? ऑब्वियस है कि तुम्हें बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड तोड़िंग, ठीक है, ये आप लोगों की क्या रहेगी? लो रहेगी। क्यों लो रहेगी? क्योंकि जब फोर्स ही स्ट्रांग नहीं है तो तोड़ने में क्या डिफिकल्टी, पटाख से तोड़ दोगे तुम लोग, राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बताओ क्या रहती है? लो रहती है। अब इसको मैडम आपने एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कहा, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी। रूट इसमें कैसी रहती है? कम रहती है। एंड अगर मैं यही सेम आर्ग्यूमेंट करूं, सेम आर्ग्यूमेंट कि देखो भैया, आप लोगों का जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, उस केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या, तो तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैम केमिकल एड्सॉर्प्शन में तो रियलिटी में एक्चुअल का एक बॉन्ड बन रहा है, और क्योंकि वहां पे एक्चुअल का एक बॉन्ड बन रहा है, तो एक्चुअल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप लोगों को जो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों को कैसी चाहिए होगी? हाई चाहिए होगी। वो एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैसे चाहिए होगी? हाई। सो दिस इज बेसिकली सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड आपका केमिसॉर्प्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स है, हम इस पर भी बातचीत करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा पहले कंप्लीट करते जाते हैं और फिर अपने क्लास को आगे आगे लेकर जाते जाते हैं। एक और पॉइंट होता है, बट उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही हूँ, उसको मैं एकदम एंड में एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले हम लोग थोड़े और बातचीत कर लेते हैं आप लोगों के किस टॉपिक को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। जैसे तुम लोगों को क्या मैंने बताया यहाँ पर कि आपकी क्या नाम है, एड्सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बोलो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? ये आप लोगों की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले, बिफोर मतलब एड्सॉर्प्शन से पहले आपके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या थे? वो पार्टिकल्स एड्सॉर्प्शन से पहले एक खुले पंछी के जैसे बड़े मजे से इधर उधर भटक रहे थे। सही कह रही हूं मैं? आफ्टर एड्सॉर्प्शन बोलो क्या हुआ? आफ्टर एड्सॉर्प्शन आपके पार्टिकल्स को डिपॉजिट होना पड़ा। लाइक स्कूल में क्लास टीचर के आने से पहले क्लास कैसी होती है? डिसऑर्डर्ड होती है। तुम लोग घूम रहे होते हो और उनके आने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हो। तो होता क्या है कि पार्टिकल्स पहले मजे से ऐसे घूम रहे थे और ये सरफेस ऐसे नीचे पड़ी थी। आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या हुआ? सारे पार्टिकल्स आकर बोलो क्या हो गए? उस सरफेस के ऊपर आकर डिपॉजिट हो गए। यानी कि मैं ये कहूं कि एड्सॉर्प्शन से पहले, ठीक है, मैं ये कह सकती हूं एड्सॉर्प्शन से पहले पार्टिकल्स के अंदर हाई अमाउंट की क्या थी? रैंडमनेस थी। और अभी एड्सॉर्प्शन के बाद उनकी जो रैंडमनेस है, ठीक है, उनका जो भटकना है, वो बोलो क्या हो गया? आप लोगों का कम हो गया। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्वांटिटी होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये मेजर करती है कि पार्टिकल कितना रैंडम है। ठीक है, पार्टिकल कितना रैंडम है, मतलब बेसिकली एंट्रोपी का ये कहना होता है कि पार्टिकल जितना ज्यादा रैंडम होगा, एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि मैं ये कह सकती हूं कि जब मेरा जो पार्टिकल है, आप लोगों का क्या कर रहा था? जब मेरा पार्टिकल एड्सॉर्ब नहीं हुआ था, तो क्योंकि वो हाई रैंडमनेस का था, तो इसीलिए उसकी जो एंट्रोपी थी, वो एंट्रोपी भी बोलो कैसी थी? हाई थी। और जब एड्सॉर्प्शन हो गया, तो क्योंकि उसकी रैंडमनेस घट गई, तो उसकी एंट्रोपी भी बोलो क्या हो गई? घट गई। तो इट मीन्स दैट कि जब जब दुनिया में एड्सॉर्प्शन होगी, तब तब एड्सॉर्प्शन की वजह से एंट्रोपी बोलो क्या होगी? घटेगी, है ना। एड्सॉर्प्शन की वजह से एंट्रोपी क्या होगी? आप लोगों की घटेगी। और अगर एंट्रोपी घट रही है, तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि डेल्टा एस कैसा है, तो मेरा डेल्टा एस बोलो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्योंकि डेल्टा एस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि फाइनल वाली क्वांटिटी छोटी है एज कंपेयर टू इनिशियल क्वांटिटी, इसलिए मेरा डेल्टा एस भी कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डेल्टा एस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी भी हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी
नहीं कैलकुलेट करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, चेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें पहला पॉइंट तो ये पता ही था कि डेल्टा एच निगेटिव होता है। अभी कम से कम हमें दूसरा पॉइंट ये भी पता चल गया कि डेल्टा आपका क्या कहते हैं एस, ये भी निगेटिव होता है ना, ये भी हम लोगों का निगेटिव होता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बता दूं तुम लोगों को, पॉइंट इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन है जो कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन है। अब मुझे बताओ एड्सॉर्प्शन के लिए तुम लोगों का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव। अब देखो टेम्परेचर ना तो निगेटिव होगा ना तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं केल्विन में, और लेकिन मान के चलते हैं कि फिलहाल अभी जो भी टेम्परेचर यहाँ पे लिया गया था वो सच दैट था कि टी की वैल्यू पॉजिटिव ही थी, है ना, मतलब टी का हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी रोल आप लोगों का नहीं लिया है। डेल्टा एस अभी अभी मैंने ऊपर बताया, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर ये निगेटिव प्लस ये तो प्लस में आ जाएगा, प्लस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। अब देखो हम लोगों की अगर ये जो प्रोसेस है, अगर ये जो प्रोसेस है यानी कि जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच अगर हम लोगों की एक हाई क्वांटिटी रही, जो कि रहती भी है, ठीक है, एंट्रोपी के कंपेयर में ये जो क्वांटिटी होती है डेल्टा एच की, ये ज़्यादा निगेटिव होती है, और ये कैसी होती है, उसके कंपेयर में छोटी होती है। तो अब मुझे बताओ कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। ऑब्वियस है कि ये वाली क्वांटिटी आपकी बड़ी होगी। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हो तो साइन क्या आएगी, जो डेल्टा एच का जो फाइनल आंसर आएगा उस आंसर के सामने साइन का क्या आएगी, निगेटिव की साइन आएगी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, इससे हमें ये शिक्षा मिली कि हम लोगों का जो डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है, आप लोगों का निगेटिव होता है। हमारा जो डेल्टा जी होता है, हमारा डेल्टा जी कैसा होता है, निगेटिव होता है। किसके केस में, आपके एड्सॉर्प्शन के केस में। और थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अगर जब जब दुनिया में डेल्टा जी निगेटिव होगा, इसका मतलब बोलो क्या होगा, आपकी जो रिएक्शन है, आपकी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब ये जो मैंने तुम्हें लिखवाए हैं पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का एमसीक्यू तुमसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो तुम बोलोगे कैसे पूछ रहा है भैया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको ऑप्शन देगा, डेल्टा जी की वैल्यू -20, डेल्टा एस की वैल्यू +2, डेल्टा एच की वैल्यू -3। तो आप क्या करना, जहां पे दिखे कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, वो भी एड्सॉर्प्शन के लिए, या फिर डेल्टा जी, डेल्टा एच या फिर डेल्टा एस, तीनों की ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए निगेटिव होनी चाहिए। अगर कोई एक आधी भी वैल्यू आपको ऑप्शन में पॉजिटिव दी हुई है, मतलब वो केस एड्सॉर्प्शन का है ही नहीं। ठीक है, वो पर्टिकुलर केस आप लोगों के एड्सॉर्प्शन का है ही नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एड्सॉर्प्शन को लेकर। ठीक है, कि आप बताइए, उसमें हम लोग कैसा हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमको तो एड्सॉर्प्शन की वैल्यू निकालते नहीं आती, और अगर हमें एड्सॉर्प्शन की वैल्यू निकालते नहीं आती है तो हम कैसे बताएं कि इसमें से गिवन डेटा में से कौन सा डेटा आपका सही है और कौन सा डेटा गलत है। तो आपको एक्चुअल में आंसर को कभी भी डेटास के अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं करना है, आपको आंसर को इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है, उनकी साइन देखकर कि वो जो साइन आपको दी जा रही है वो साइन बेसिकली आप लोगों की क्या है। ठीक है, चलो एक और बात पे बातचीत कर लेते हैं, जो पॉइंट मैंने तभी नहीं बताया था अभी बता देती हूँ। हाँ, क्या है, 6 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आप लोगों के फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के डिस्टिंग्विश के बीच में, राइट। अच्छा, तो अभी और बातचीत कर लेते हैं। देखो और बातचीत आप लोगों की क्या है, जो आप लोगों का फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को कहा जाता है कि भैया फिजिकल एड्सॉर्प्शन आप लोगों की जो प्रोसेस है ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और जो तुम लोगों की केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है, ये प्रोसेस कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेसिफिक, ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन स्पेसिफिक। देखो स्पेसिफिक का मतलब जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली इतना यानी कि इतना, बस बात खत्म और कुछ भी नहीं। तो अगर नॉन स्पेसिफिक की मैं बात करूं तो नॉन स्पेसिफिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं बनता, यानी कि पार्टिकल्स को अगर सरफेस नहीं भी मिल रही है डिपॉजिट होने के लिए तो एक के ऊपर एक ही डिपॉजिट हो जाते हैं।
तो कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में एड्जॉर्ब होने वाली है, इसकी जो क्वांटिटी है एड्जॉर्ब्ड होगी, इसकी जो क्वांटिटी है, इसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, आप लोगों का अलग अलग होगा, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। और आप लोगों का जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वहाँ एक्चुअल अमाउंट में एक्चुअल में वहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो अगर सरफेस एक बार सारे पार्टिकल से ऑक्यूपाइड हो चुकी है, बॉन्ड बनाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसका मतलब ये कि अब पार्टिकल्स और नहीं आ सकते, क्योंकि अब और पार्टिकल्स नहीं आ सकते, इसीलिए ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक होती है। ठीक है, डन। तो ये हमारी पूरी कहानी थी एड्जॉर्प्शन को लेकर, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हें एप्लीकेशन पार्ट्स मिल सकते हैं एड्जॉर्प्शन के। अलग अलग रेफरेंस बुक अगर यूज़ करता है कि इंसान, तो ऑब्वियस अलग अलग आप लोगों को मिलता है, लेकिन आप उतने सारे तो एग्जाम्पल्स याद नहीं रख पाओगे। तो बेटर रहेगा कि एक बार एनसीईआरटी को तुम रीड ज़रूर करो, उसमें ज़रूर देखो कि एड्जॉर्प्शन के क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप लोगों को वो चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, बस। और कल हम लोग बेसिकली जो चीज़ें पढ़ेंगे वो ये रहेगा कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। अभी हमने ये तो पढ़ लिया ना कि एड्जॉर्प्शन होता क्या है, अब हम लोगों को ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एड्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। मैं बता देती हूँ, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, प्रेशर भी इफेक्ट करता है, आपने कौन सा पार्टिकल डिपॉजिट होने के लिए लिया है ये भी इफेक्ट करता है, और उस कौन सी सरफेस पे लिया है वो भी इफेक्ट करता है। तो कितने फैक्टर्स हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, वो हमको पढ़ना है। इस टॉपिक में कुछ ग्राफ्स हैं, मतलब फैक्टर्स से रिलेटेड, वो पढ़ना है। और फिर आगे लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के ग्राफ की स्टडी करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ग्राफ्स की स्टडी करनी है। अच्छा, क्योंकि इसी साल मेंस में इस पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड क्या आया है, आप लोगों का एक न्यूमेरिकल आया है ग्राफ से रिलेटेड डायरेक्ट, क्योंकि पूरे सरफेस केमिस्ट्री में गिन चुन के छटाक भरी के ग्राफ के नाम पर एक ही ग्राफ है, और उसी ग्राफ में आप लोगों का वाई इंटरसेप्ट, स्लोप वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और उसी से एक सवाल क्रिएट किया जा सकता है, कुछ नहीं। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को याद कर पाते हो, दिमाग में स्टोर कर पाते हो, वो बेसिकली रहता है। ठीक है, तो अभी एक डायग्राम देखो जरा, फिलहाल ये मैंने ढापा है कहीं से, देखो एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन, तीनों को ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है। एड्जॉर्प्शन मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटर लेयर पर ही पार्टिकल्स हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब उसके अंदर घुस गए, और सॉर्प्शन मतलब उसके आउटर बाउंड्री पे भी आपको मिल रहे हैं, और आप लोगों को कहाँ पे मिल रहे हैं, बाहर की तरफ भी मिल रहे हैं। बस खत्म। ठीक है, इतना सा तुम लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है, और कुछ भी नहीं। बाकी एड्जॉर्प्शन के दो, फिजिकल और आप लोगों का केमिकल, उस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। कल हम लोग उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से ग्राफ्स हैं उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे, और हमारा टॉपिक एड्जॉर्प्शन कल खत्म हो जाएगा। अब क्या करें भैया, इतना ही था। वैसे तो एड्जॉर्प्शन काफ़ी डिटेल में होता है हाईयर स्टैंडर्ड में, बट हमारे सिलेबस में उतना डिटेल नहीं है, हमको बस इतना ही पढ़ना था। फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, दैट इज कैटालिसिस। ठीक है, अभी इसको यहाँ रोकते हैं।